अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आल कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल वन बाय वन करके मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल भी इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके बाद फिर हम वन बाय वन करके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेडर फाइल बनानी है। उसके लिए हैश इंक्लूड लिखने के बाद आपको आईओस्ट्रीम लिखना है। आईओस्ट्रीम लिखने के बाद इसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस, ये आपको इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस हर दफ़ा लिखना है जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये इसकी हेडर फाइल है और ये जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे ये इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास के लिए हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे हम क्लास का नेम दे देते हैं। जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं टीचर दे देता हूँ। टीचर ये क्लास का नेम हो गया। अब हमारी क्लास क्रिएट होगी। क्लास क्रिएट होने के बाद अब उसकी बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए क्या है, कोई भी नाम लिखें। जैसे गेट का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, गेट लिख के उसके आगे ब्रैकेट्स लगा के और अब उसकी बॉडी स्टार्ट। तो ये गेट का फंक्शन होगा। इसके अंदर आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सी आउट कराना चाहते हैं, वो उसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आके टर्मिनेटर लगा देंगे तो ये क्लास क्लोज हो जाएगी। क्लास क्लोज होने के बाद मैन बॉडी आ जाती है। उसके लिए सिंपल आप मैन लिखेंगे। मैन लिखने के बाद फिर इसकी बॉडी, यहाँ पर आप सिंपल जो क्लास का नेम था टीचर वो लिखेंगे। टीचर लिखने के बाद आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे, अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। T1 के नाम से मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ इसको। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये याद रखें कि जब भी आप क्लास बनाएंगे तो लाजमी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का नाम लिख के आगे उसका ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना है आपको हर प्रोग्राम में। तो उसके बाद अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था T1 डॉट लगा के आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे गेट का फंक्शन था, गेट का फंक्शन लगा के इसके आगे टर्मिनेटर। उसके बाद आप रिटर्न 0, अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम रन हो जाए। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर बना दें तो फिर क्या होगा। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है कि सिंपल जो क्लास का नेम रखा था टीचर वहीं लिख देंगे। टीचर लिखने के बाद इसके आगे ब्रैकेट्स लगा के और फिर इसकी बॉडी शुरू, और इसमें आप जो डेटा देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कंस्ट्रक्टर बनाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह हमने गेट के नाम से फंक्शन बनाया था, उसके बाद हमने T1 डॉट गेट किया था ताकि फंक्शन कॉल हो। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो फिर उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप टीचर उसके आगे ऑब्जेक्ट दे दें, बस फिर आप प्रोग्राम को रन करें, प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब हम वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं इसके आल कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बात की जाए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ और इस प्रोग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद असेस स्पेसिफायर बनाया पब्लिक, फिर इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिख लेगा है। फिर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। इसमें मैं दोनों वेरिएबल को वैल्यू दे दूँगा। अब मैं सी आउट करा दूँगा ए की वैल्यू और फिर सी आउट करूँगा बी की वैल्यू।
अब मैं मेन बॉडी बनाने लगा हूँ। मेन बॉडी में सबसे पहले क्लास का नाम, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1 के नाम से। हम ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया, ये रन करके चेक, तो ये चेक करें। सबसे पहले वैल्यू लिखी आगे ए की प्रिंट होगी और फिर बी की प्रिंट होगी। ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। अब इसी में चेंजेस करके मैं आपको बताता हूँ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज में भी थोड़ा सा ही फ़र्क होता है इसमें। ये मैंने डिलीट कर दिया और इसमें लिखा है इंट ए इंट बी, दोनों में डिक्लेयर करा दे। अब इसकी मैं वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने S1 के नाम से, S1 के नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके आगे मैंने 2 ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर ए की और बी की वैल्यू में इनिशियलाइज करा देता हूँ। 10 होगी ए की और 20 होगी बी की। अब देखें प्रोग्राम में रन करता हूँ तो ये चेक करें, इस प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहला प्रोग्राम मैंने बनाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, उसी में मैंने चेंजेस की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके ब्रैकेट्स में इनकी वैल्यू डिक्लेयर करो और फिर ऑब्जेक्ट के साथ इसकी वैल्यू डिक्लेयर करो। सबसे पहले बात की जाए व्हाट इज़ फ्रेंड फंक्शन। अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज़ डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ये हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है। स्को बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले फ्रेंड नाम, फिर रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, फिर क्लास का नेम और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 क्लासेस बनाऊंगा। सबसे पहली क्लास का नाम रखूंगा ए और दूसरी क्लास का नाम रखूंगा बी, और फिर उन दोनों को फ्रेंड करूंगा और फिर उनकी एक ही मेन बॉडी बनाऊंगा और एक मेन बॉडी के थ्रू दोनों के डेटा को एक्सेस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पब्लिक, फिर इंटीजर टाइप। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। और इसमें मैं वैल्यू करा दूंगा अब मैं सीन करा दूंगा ए। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन लगा दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड, फिर डेटा टाइप इंट, फिर फंक्शन का नेम, लेट करें डिस्प्ले, और अब इसके अंदर सबसे पहले क्लास का नेम ए और फिर इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं A1 के नाम से। अब मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, क्लास बी। सबसे पहले इंटीजर टाइप का डेटा लेता हूँ, फिर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। इसमें सी आउट करा देता हूँ वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, सीन करा देता हूँ बी। अब यहाँ में मैं फ्रेंड लिखता हूँ, फ्रेंड डेटा टाइप इंट, फंक्शन का नेम डिस्प्ले, फिर इसके अंदर क्लास का नेम बी क्लास, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1 के नाम से।
अब फ्रेंड को हटा देंगे और इंट लिखेंगे, सिंपल इंट। इंट डिस्प्ले करा दिया। इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्लास 1 भी ए, क्लास 1 ए और उसका ऑब्जेक्ट A1 के नाम से, फिर क्लास B, फिर उसका ऑब्जेक्ट B1 के नाम से। अब मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इंट करा देता हूँ, इंट सी करा दिया। अब C इक्वल टू कर देते हैं A डॉट A1 प्लस B डॉट B1 ठीक हो गया। अब मैं सी आउट करा दूंगा। ये हो गया जनाब। अब मैं मेन बॉडी बनाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले क्लास ए, फिर इसका ऑब्जेक्ट A1, फिर क्लास B, फिर इसका ऑब्जेक्ट B1, फिर अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ फंक्शन डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे दोनों के जो ऑब्जेक्ट बनाए थे A1 और B1 वो लिख देता हूँ, A1 डॉट B1 और ये टर्मिनेटर लगा दिया, रिटर्न 0 कर देता हूँ। और ये प्रोग्राम रन किया, A की वैल्यू फिट की 6 पुट कर दी, B की भी 6 पुट कर दी और C की वैल्यू 12। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। वो डेफिनेशन क्या है? C++ single inheritance. Single inheritance is defined as the inheritance in which a derived class is inherited from the only one base class. इसका मतलब यह है कि इसमें एक बेस क्लास होती है और उसके आगे ड्राइव क्लास होती है। बेस से ज़्यादा ड्राइव क्लास हो सकती है, लेकिन उसकी बेस क्लास एक ही होती है। वेयर A इज़ द बेस क्लास एंड B इज़ द ड्राइव क्लास। इसके बाद हम इसका सिंटैक्स देते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले क्लास बनाई A के नाम से, फिर उसमें कुछ डेटा सेव कराया, फिर क्लास बनाई B के नाम से, फिर उसमें कुछ डेटा सेव कराया। लेकिन जो क्लास B है वो इनहेरिट कर रही है क्लास A से, क्योंकि क्लास A बेस क्लास है और क्लास B ड्राइव क्लास है। तो चलिए हम प्रोग्राम में समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई A, पब्लिक, इसमें कोई भी मैं डेटा सेव कराता हूँ, इंट A B हो गया जैसे फॉर एग्जांपल। फिर अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, ये मैंने गेट के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें मैं डेटा सेव कराता हूँ।
ये मैंने कुछ डेटा सेव कराया है गेट के फंक्शन, जो मैंने फंक्शन बनाया था गेट के नाम से, उसमें कुछ डेटा सेव कराया। अब मैं क्लास बनाता हूँ बी। ये देख लें, ये सबसे पहले मैंने लिखी क्लास बी, फिर पब्लिक नाम सेट स्पेसिफायर कराया पब्लिक के नाम से, और फिर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास बी को क्लास ए के साथ। अब मैं इसमें कुछ डेटा सेव कराता हूँ। ये दो क्लासेस बन गई। अब मैं इनकी मेन बॉडी बनाता हूँ। इसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास बी का, और उसके थ्रू मैं क्लास ए को भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू मैं क्लास ए का डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी के नाम से, या बी डॉट अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये देखें, ये वैल्यू मांग रहा है, ए की 5 पुट की, बी की 10 पुट कर देता हूँ, और सम बता दिया इसने 15। ये इसकी आउटपुट आ गई। बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है उसमें एक बेस क्लास होती है और एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास हो सकती है, और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम बेस क्लास का डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के डेटा को भी एक्सेस किया। The multi-level inheritance include the involvement of at least 2 or more than 2 class। इसमें दो या दो से ज़्यादा क्लासेस इस्तेमाल हो सकती हैं। One class inherit the features from a parent class and newly created subclass become the base class for another newly class। इसका मतलब यह है कि अगर हम क्लास A बनाएंगे तो फिर जब हम क्लास बी बनाएंगे तो क्लास बी इनहेरिट करेंगे क्लास ए के साथ, और जब क्लास सी बनाएंगे तो क्लास सी इनहेरिट करेंगे क्लास बी के साथ। इसी तरह अगर क्लास डी बनाएंगे तो वो इनहेरिट करेंगे क्लास सी के साथ। तो ये स्ट्रक्चर देख लें। इसके सबसे पहले क्लास ए बनाई, फिर क्लास बी बनाई, उसको इनहेरिट किया क्लास ए के साथ, और फिर क्लास सी बनाई और उसको इनहेरिट किया क्लास बी के साथ। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बना के समझते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई बेस के नाम से, उसके बाद मैं पब्लिक, अब इंटीजर टाइप का डेटा दे देता हूँ, इंट जैसे नंबर दे देता हूँ, नंबर। ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर कोई भी वैल्यू में दे देता हूँ।
ये हमारी पहली क्लास मुकम्मल होगी। इसमें मैंने पब्लिक, फिर उसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा सेव कराया नम के नाम से, और फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया बेस के नाम से, और उसमें मैंने इंटर नंबर करा दिया। अब क्लास भी बनाऊंगा, मतलब दूसरी क्लास बनाऊंगा। अब मैं दूसरी क्लास स्केयर के नाम से बनाऊंगा। ये मैंने क्लास बनाई स्केयर के नाम से। अब इसमें भी कोई इंटीजर टाइप का डेटा दे देता हूँ, जैसे इंट स्केयर का देता हूँ। अब इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। और इसमें सी आउट करा देता हूँ इंटर स्केयर। ये मैंने सी आउट करा दिया स्केयर की वैल्यू। ये दो क्लासेस कंप्लीट होगी। एक क्लास बेस के नाम से बनाई, दूसरी क्लास स्केयर के नाम से बनाई। अब मैं तीसरी क्लास क्यूब के नाम से बना देता हूँ। इसमें भी इंटीजर टाइप का डेटा दे देता हूँ, जैसे क्यूब। अब मैं इसका भी कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ बाकी क्लासेस की तरह। और अब मैं इसमें क्यूब की वैल्यू सेव करा देता हूँ। ये मैंने क्यूब की वैल्यू सेव करा दी। स्केयर मल्टीप्लाई नंबर से होगा तो क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब ऊपर क्लास बनाई है तो ये क्यूब तो नहीं हो सकता। ये मैंने 3 क्लासेस बना के क्लोज कर दिया। अब मैं इसकी मेन बॉडी बनाता हूँ। मेन बॉडी में लास्ट क्लास जो बनाई मैंने क्यूब, उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके मैं डेटा को एक्सेस करता हूँ। C1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें इंटर नंबर मांग रहा है। कोई भी नंबर आप इंटर कर सकते हैं। मैंने 6 इंटर किया तो ये बता रहा है कि स्केयर 36 हो गया और क्यूब 216 हो गया। ये आप देख सकते हैं मैंने सब के कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किए, और फिर क्लास जो एंड थी क्यूब क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करके मैंने सारी क्लासेस के डेटा को एक्सेस किया। Multiple inheritance is the concept of inheritance in class that allow a child class to inherit properties or behavior from multiple base class। इसका मतलब यह है कि इसमें एक चाइल्ड क्लास होगी और एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होंगी, यानी बेस क्लास ज़्यादा होंगी और एक ड्राइव क्लास होगी। Therefore, we can say it is the process that enable a drive class to acquire member function properties characteristic from more than one base class। इसका मतलब यह है कि जो चाइल्ड क्लास है वो जो पेरेंट क्लास का डेटा है उसको एक्सेस करेगी।
अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सबसे पहले क्लास बनाई ए, फिर क्लास बनाई बी, और फिर जो ए बी क्लास है ये पेरेंट क्लास होगी, और जो क्लास सी है वो चाइल्ड क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से, ए और बी से। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में समझते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोग्राम को रन करने के बाद कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत मदद करेंगी। ये सबसे पहले मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से। अब मैं सा स्पेसिफाई इस्तेमाल करता हूँ पब्लिक। अब मैं कोई भी डेटा दे देता हूँ, जैसे स्टूडेंट नेम दे देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग नेम करा देता हूँ। अब मैं इसके साथ स्ट्रिंग मार्क्स करा देता हूँ। अब कोई भी फंक्शन बना देता हूँ, जैसे वाइड नेम के नाम से बना देता हूँ। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ स्टूडेंट का नेम। एंड डाल इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब मैं सीन करा देता हूँ नेम। अब ये फंक्शन ख़त्म हो गया। अब एक और नया फंक्शन बना लेता हूँ वाइड मार्क्स के नाम से। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। अब सीन करा देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। ये दो फंक्शन कंप्लीट हो गए। ये फर्स्ट क्लास का डेटा कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड क्लास बनाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के। अब नई क्लास बनाता हूँ। नई क्लास में टीचर के नाम से बना देता हूँ। अब ये क्लास मैंने टीचर शुरू की। इसमें मैं सबसे पहले एसएस पे लगाता हूँ पब्लिक के नाम से। आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पब्लिक लगा रहा हूँ अभी। इसके डेटा में मैं टीचर का नाम दे देता हूँ। और इसके साथ में टीचर का कोर्स कोड दे देता हूँ। अब मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन वाइड, जैसे मैंने बना दिया टी नेम। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ टीचर का नेम। अब मैं सीन करा देता हूँ टीचर का नाम। अब ये एक फंक्शन एंड हो गया। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने बना लिया वाइड गेट के नाम से बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ टीचर की कोर्स आईडी। अब मैं सीन करा देता हूँ कोर्स कोड। ये हमारा सेकंड फंक्शन कंप्लीट हो गया और इसके साथ सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो गई। ये दो पेरेंट क्लास बन गई
अब मैं इनकी चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय के नाम से बना देता हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और इसके साथ अब इनहेरिट करनी पड़ेंगी दो पेरेंट क्लास, जैसे पब्लिक स्टूडेंट और साथ होगी पब्लिक टीचर। अब मैं इसमें सबसे पहले स्पेसिफायर लगाता हूँ पब्लिक के नाम से। अब मैं एम्प्लॉय का नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मैं एम्प्लॉय की आईडी दे देता हूँ, इंट आईडी। हाँ, मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं इनपुट के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ नाम और आईडी। अब मैं सीन करा देता हूँ मैं। अब मैं सी आउट करा देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट होगी। अब मैं इनकी मेन बॉडी बनाता हूँ। मैन में जो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, वो क्लास का नेम लिखता हूँ। फिर इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कोई भी S1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। फिर S1 डॉट मैंने कोई भी जैसे स्ट्रिंग नेम कर दिया। जैसे मैंने मार कर दिया। अब मैं साथ जो दूसरी क्लास बनाई थी पेरेंट, दूसरी पेरेंट क्लास टीचर के नाम से, उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। T1 डॉट मैंने कर दिया। साथ ही दूसरा फंक्शन गेट के नाम से जो बनाया था वो। अब जो इन दोनों पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय, वो लिखता हूँ उसका नेम। E1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। E1 डॉट बनाया था। रिटर्न 0 कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम मांग रहा है, मैं कोई भी अली दे देता हूँ। फिर मार्क्स मांग रहा है, 50 दे देता हूँ। टीचर नेम बता रहा है, आसिम दे दे। टीचर कोर्स कोड बता रहा है, 56 दे दे। एम्प्लॉय नाम मांग रहे हैं, वो भी कोई भी दे दें। एम्प्लॉय आईडी मांग रहे हैं। ये देखें, ये प्रोग्राम रन हो गया।
अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि एक प्रोग्राम को आप 2-3 तरीक़ों से रन कर सकें। ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेन बॉडी में चेंजेस करेंगे। ये डिलीट किया, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिख देता हूँ, एम्प्लॉय, फिर E1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। E1 डॉट E1 डॉट E1 डॉट अब E1 डॉट इनपुट कर दें। अब देखें मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखें ये प्रोग्राम रन हो गया। उसी तरह नेम मांग रहा है, मैं कोई भी नाम अली दे दी, मार्क्स मांग रहा है 50 इसी तरह दे दी, टीचर का नाम कोई भी दे दें, टीचर की कोर्स आईडी दे दें, फिर एम्प्लॉय का नाम दे दें, फिर एम्प्लॉय की आईडी दे दें। ये इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। ये मैंने 2 क्लासेस बनाई, पेरेंट जो क्लासेस हैं, स्टूडेंट और टीचर, और फिर उनकी एक चाइल्ड क्लास बनाई एम्प्लॉय के नाम से, और फिर जो चाइल्ड क्लास बनाई उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने चाइल्ड क्लास के डेटा को भी एक्सेस किया और 2 जो पेरेंट क्लास थी उनके डेटा को भी एक्सेस किया। ये 2 तरीके हैं प्रोग्राम को रन करने के। एक तो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू रन कर सकते हैं, और एक हर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप प्रोग्राम को हल कर सकते हैं। Function overloading is a feature in C++ where 2 or more function can have the same name but different parameter। इसका ये मतलब है कि फंक्शन ओवरलोडिंग फीचर है C++ का, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल होते हैं और सेम नेम के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन C++। ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। ये अब कुछ रूल आ गए फंक्शन ओवरलोडिंग के। सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग का रूल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, इसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर इस्तेमाल करने और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, और नंबर भी डिफरेंट इस्तेमाल करने। उसके बाद डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। ये आप इसका सीक्वेंस दे सकते हैं। सबसे पहले वाइड प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसको डिफॉल्ट रख दिया। उसके बाद वाइड प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाया सेम नेम का, उसमें इंट एक कर दिया। फिर थर्ड पे वाइड प्रिंट के नाम से फंक्शन बनाया, उसमें फ्लोट ए कर दिया। ये देख सकते हैं कि इसमें पैरामीटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर इस्तेमाल है। नंबर 4 पे वाइड प्रिंट इंट ए इंट बी। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह कहा था कि डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, ये डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन्हीं रूल को ज़हन में रखकर एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्लास बनाए स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लगा देते हैं पब्लिक। इसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा दे देते हैं, इंट एस करा देता हूँ यानी सम। फ्लोट पी करा देता हूँ यानी प्रोडक्ट। फ्लोट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर पॉइंट में असर आ जाए तो वो भी डिस्प्ले करा दूँ। इसके बाद फंक्शन बनाते हैं, वाइड प्रिंट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें मैं इक्वल कर देता हूँ s इक्वल टू a, और साथ में मैं सी आउट करा देता हूँ। सम इक्वल टू, यहाँ पे s प्रिंट करा देता हूँ। ये एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड फंक्शन बनाता हूँ, वाइड प्रिंट के नाम से सेकंड फंक्शन बना देता हूँ।
और इसमें मैं दे देता हूँ एक इंट बी का देता हूँ और फ्लोट डी का देता हूँ। अब इसकी बॉडी शुरू करते हैं और इसमें मैं करा देता हूँ p इक्वल टू b मल्टीप्लाई d। अब सी आउट करा देता हूँ। ये सेकंड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। मैं दो ही फंक्शन बना लेता हूँ, आप दो से ज़्यादा बना सकते हैं। क्लास एंड होगी। अब मैं मेन बॉडी बनाता हूँ और इसमें सबसे पहले मैं क्लास का नेम स्टूडेंट s1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब s1 डॉट वाइड प्रिंट वाला फंक्शन, इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। इंट ए की वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 5 मैंने कर दी। उसके बाद s1 फिर डॉट, और अब मैं इसमें दो वैल्यू दे देता हूँ, इंट बी की और फ्लोट डी की वैल्यू देता हूँ। बी की वैल्यू 6 कर देता हूँ और फ्लोट की वैल्यू पॉइंट्स में देनी है 5.5, इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब रिटर्न 0। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो गया। सबसे पहले सम की वैल्यू 5 दे दी और प्रोडक्ट की वैल्यू 33 दे दी। ये सम की वैल्यू उसने 5 दी थी और प्रोडक्ट की वैल्यू 6 को मल्टीप्लाई किया 5.5 के साथ, 33 उसने दे दी प्रोडक्ट की वैल्यू। या प्रोग्राम को समझे। सबसे पहले क्या किया, मैंने फंक्शन बनाया वाइड प्रिंट के नाम से। उसमें मैंने इंट किया a और s को इक्वल कर दिया a के। उसके बाद प्रिंट नाम का ही फंक्शन बनाया और उसमें इंट कर दिया b और फ्लोट d। फिर p को इक्वल कर दिया b मल्टीप्लाई d यानी प्रोडक्ट। उसके बाद मेन बॉडी में स्टूडेंट क्लास का नेम, उसके बाद s1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद s1 डॉट प्रिंट का फंक्शन और उसमें मैंने इंट a की वैल्यू 5 कर दी। उसके बाद सेकंड फंक्शन s1 डॉट प्रिंट, उसमें मैं इंट a की वैल्यू 6 कर दी और फ्लोट d की वैल्यू 5.5 कर दी। तो प्रोग्राम को रन किया तो सम की वैल्यू आ गई 5 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 33। Function overriding in C++ is a feature that allows us to use a function in a child class that is already present in the parents। इसका मतलब यह है कि हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इस्तेमाल करेंगे। The child class inherit all the data member and the member function present in the parent class। इसमें चाइल्ड क्लास के तमाम डेटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन है पेरेंट्स क्लास के वो इस्तेमाल करेंगे। ये मैं इसका सिंटैक्स का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है तो इससे मैं समझाता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले क्लास बेस, उसके बाद उसकी हेडिंग, उसके बाद उसकी बॉडी पब्लिक वाइड गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाया। फिर क्लास क्लोज की, फिर क्लास ड्राइव पब्लिक बेस क्लास, फिर सेकंड क्लास की बॉडी शुरू की और उसमें भी मैंने गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाया। और फिर उस फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले क्लास का नेम, फर्स्ट क्लास का नेम बेस, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर फंक्शन का नेम गेट डेटा रख दिया। अब ये सेम नेम के दो फंक्शन हो गए। तो मैं बताता हूँ कि सेम नेम के जब 2 या 3 फंक्शन हो जाए तो फिर फंक्शन ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करके, तो चलिए एक फंक्शन ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और प्रोग्राम इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बनाई क्लास स्टूडेंट के नाम से, फिर पब्लिक, इसके अंदर मैं करा देता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब मैं करा देता हूँ इंट रोल नंबर। ये इंटर कराने के बाद अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड गेट के नाम से और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर नेम। और साथ ही सी इन करा देता हूँ नेम।
इसके बाद मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर रोल नंबर। अब मैं सीन करा देता हूँ रोल नंबर। ये मैंने कुछ डेटा सेव करा दिया फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के फंक्शन वाइड गेट के अंदर। अब मैं फर्स्ट क्लास को क्लोज करता हूँ और सेकंड क्लास में आता हूँ। सबसे पहले क्लास का नेम टीचर के नाम से मैं क्लास में आता हूँ। क्लास टीचर, फिर पब्लिक स्टूडेंट का नेम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके मैं फंक्शन ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो अगर आप सिंगल इनहेरिटेंस का टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक, इसके अंदर कुछ डेटा सेव करा देता हूँ। मैंने टीचर का नेम करा देता हूँ। स्ट्रिंग जो होता है वो नेम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इंट कोर्स कोड करा देता हूँ। ये कराने के बाद अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ सेम नेम का वाइड गेट के नाम से, और इसमें भी मैं कुछ डेटा सेव करा देता हूँ। सी आउट करा देता हूँ टीचर का नेम। फिर सीन करा देता हूँ टीचर का नेम। सीन इसलिए कराते हैं क्योंकि ये यूज़र से डेटा मांगे टीचर का नाम। अगर मैं सिंपल सी आउट करा दूंगा तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सीन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये यूज़र से मांगे कि टीचर का नाम, हम अपनी मर्जी से टीचर का नाम इंटर कर सकते हैं। अब मैं सी आउट करा देता हूँ कोर्स कोड। इसके बाद मैं सीन करा देता हूँ कोर्स कोड। ये अब 2 क्लासेस का डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं थर्ड क्लास बना लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप 2 क्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें सबसे पहले क्लास का नेम एम्प्लॉय के नाम से क्लास बना देता हूँ। फिर पब्लिक, ये थर्ड क्लास बन गया। मैं इसके अंदर लगाता हूँ एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक, और इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ जैसे एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की आईडी। इसके बाद मैं इंट आईडी का देता हूँ। अब मैं फिर सेम नाम का फंक्शन बनाता हूँ वाइड गेट के नाम से, जो ऊपर 2 क्लासेस में मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। और इसमें भी मैं कुछ डेटा सेव करा देता हूँ। सी आउट करा देता हूँ एम्प्लॉय का नेम, और अब मैं सीन करा देता हूँ एम्प्लॉय का नेम। अब मैं सीव्ड करा देता हूँ एम्प्लॉय की आईडी। ये अब हमारी थर्ड क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब मैं मेन बॉडी बनाता हूँ। एम्प्लॉय क्लास का नेम अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, E1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसका। अब मैं E1 डॉट गेट कर देता हूँ। इसके साथ मैं एक और क्लास टीचर T1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर T1 डॉट गेट कर देता हूँ।
और इस प्रोग्राम में मैंने 3 क्लासेस बनाई और तीनों क्लासेस के अंदर सेम नेम का एक फंक्शन इस्तेमाल किया गेट के नाम से। अब मैं इसे रन करूं तो ये रन नहीं होगा क्योंकि 3 सेम नेम के फंक्शन मैंने बनाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन ओवरराइडिंग इसमें कैसे इस्तेमाल हो। थर्ड क्लास जो मैंने बनाई एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर जो गेट का फंक्शन है यहाँ पे मैं लगाता हूँ। सिंटैक्स में आपने देखा था, सबसे पहले क्लास का नेम था हमारा स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, गेट का फंक्शन इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करने से क्या हुआ, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो पहले ये रन होगा फर्स्ट क्लास का डेटा और फिर थर्ड क्लास का डेटा रन होगा। और अब मैं इसके अंदर टीचर गेट का फंक्शन नहीं लगा सकता, इसके अंदर मैं एक ही फंक्शन को ओवरराइड कर सकता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ये सबसे पहले स्टूडेंट की जो क्लास है उसके अंदर जो गेट का फंक्शन है उसके डेटा को एक्सेस करेगा। उसके बाद जो थर्ड क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर जो डेटा है इसको एक्सेस करेगा। इसको एक्सेस करने के बाद ये मैंने टीचर क्लास बनाई T1 के नाम से, उसको भी गेट करा दिया। और आखिरी नंबर पे वो टीचर के गेट का फंक्शन है उसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करेगा। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। सबसे पहले नाम मांग रहे हैं, रोल नंबर मांग रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम मांग रहे हैं, इसके बाद एम्प्लॉय की आईडी, और ये लास्ट पे टीचर का नेम मांग रहे हैं। अब ये टीचर का कोर्स कोड मांग रहे हैं। तो इसने सबसे पहले फर्स्ट क्लास के डेटा को एक्सेस किया, उसके बाद इसने थर्ड क्लास के डेटा को एक्सेस किया और फिर एंड पे इसने सेकंड क्लास के डेटा को एक्सेस किया। ये फर्स्ट क्लास के डेटा को एक्सेस करने के बाद थर्ड क्लास के डेटा को इसलिए एक्सेस किया क्योंकि हमने थर्ड क्लास के फंक्शन के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग की है और उसमें फर्स्ट क्लास के डेटा को भी लाया। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास की। अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट वी एक्सपेक्ट टू रीडिफाइन इन ड्राइव्ड क्लास। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास का फंक्शन होता है जो ड्राइव क्लास में भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली अ वर्चुअल फंक्शन इज यूज्ड इन द बेस क्लास इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द फंक्शन इज ओवरराइडिंग। मेन वर्चुअल फंक्शन का मकसद ये होता है कि एक फंक्शन को 2-3 क्लासेस में इस्तेमाल करना, सेम नेम के एक फंक्शन को 2-3 क्लासेस में इस्तेमाल करना। अगर आप सेम नेम के एक फंक्शन को 2-3 क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम एरर आ जाएगा। तो इसलिए इसके पीछे वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है और ये सेम नाम से 2-3 क्लासेस में एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये इसका सिंटैक्स आ गया। सबसे पहले क्लास, कोई भी क्लास, फिर पब्लिक, फिर वर्चुअल का कीवर्ड लगा के फंक्शन का नाम लगा देना। अब मैं आपको वर्चुअल फंक्शन का एक प्रोग्राम दिखा। ये मैंने फंक्शन बनाया और इसमें सिंगल इनहेरिटेंस मैंने यूज़ किया और सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने वर्चुअल फंक्शन इस्तेमाल किए। तो सिंगल इनहेरिटेंस की भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, फिर एसएस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक के नाम से, फिर वाइड वर्चुअल गेट के नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया और फिर फर्स्ट क्लास मैंने एंड कर दी। फिर मैंने सेकंड क्लास बनाई टेस्ट के नाम से, उसके साथ पब्लिक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास कर दी और अब मैंने न्यू क्लास शुरू कर दी, क्लास टेस्ट। इसमें मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, पब्लिक आप प्रोटेक्टेड या प्राइवेट भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इंटीजर टाइप का डेटा दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और टोटल। ये मैंने इंटीजर टाइप का डेटा दिया है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप मैंने वाइड गेट के नाम से फंक्शन इस्तेमाल किया है सेम नाम का जो फर्स्ट क्लास में भी था। और इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ डेटा सेव करा दिए, जैसे मैंने सी आउट करा दिया इंटर पार्ट 1 के मार्क्स, फिर सी इन करा दिया पार्ट 1 के मार्क्स और फिर मैंने सी आउट करा दिया पार्ट 2 के मार्क्स। फिर मैंने सी इन कराया पार्ट 2 और फिर मैंने टोटल जो ऊपर मैंने डिक्लेयर कराया था इक्वल किया पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। फिर मैंने टोटल को सी आउट करा दिया। अब मैं थर्ड क्लास इस्तेमाल करता हूँ। थर्ड क्लास मैंने बनाई स्पोर्ट के नाम से, और इसको पब्लिक कर दिया स्टूडेंट। फिर एक्सेस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक के नाम से। इसके बाद मैंने इंट स्पोर्ट स्कोर करा दिया। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने सेम नेम का फंक्शन इस्तेमाल किया वाइड गेट के नाम से और इसमें मैंने कुछ डेटा सेव करा दिया, जैसे मैंने इंटर स्पोर्ट स्कोर करा दिया, उसके बाद मैंने सीन करा दिया स्पोर्ट स्कोर, उसके बाद मैंने सी आउट करा दिया स्पोर्ट स्कोर,
और अब मैं इसकी मेन बॉडी बनाता हूँ। मेन बॉडी में मैंने जो सेकंड क्लास बनाई थी टेस्ट, वो सेकंड क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाया T1 के नाम से। फिर T1 डॉट फंक्शन जो था गेट के नाम से वो लगाया, और फिर थर्ड क्लास जो स्पोर्ट के नाम से बनाई उसका भी ऑब्जेक्ट बनाया S1 के नाम से, और फिर डॉट लगा के गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट क्लास में मैंने वर्चुअल का कीवर्ड इस्तेमाल किए, बाकी जो मैंने सेकंड क्लास में गेट का फंक्शन लगाया उसमें मैंने वर्चुअल का कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया, ना कि मैंने थर्ड में भी नहीं किया। सिर्फ फर्स्ट क्लास बनाएंगे जब उसमें जो फंक्शन होगा उसके पीछे वर्चुअल का कीवर्ड लगा लेंगे, और फिर सेकंड और थर्ड क्लास में सिंपल उसी फंक्शन का नाम, जैसे मैंने गेट का फंक्शन बनाया और तीनों क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन बनाया। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन हो गया। पार्ट 1 के मार्क्स मांग रहा है, कोई भी इंटर कर दो। पार्ट 2 के मार्क्स मांग रहा है, अब मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ। ये इसने टोटल दिखा दिया एक 130, पर अब इंटर स्पोर्ट्स स्कोर मांग रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स स्कोर इंटर कर दिया, और अब बता रहा है कि स्पोर्ट्स स्कोर 56 है। तो ये base classes are used in virtual inheritance in a way of preventing multiple instances of a given class appearing in an inheritance hierarchy when using multiple inheritance। इसका मतलब ये है कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल होते हैं तो तब हम वर्चुअल बेस क्लास को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्लास बनाई A, फिर सेकंड क्लास बनाई B, फिर सेकंड क्लास B के साथ वर्चुअल पब्लिक लगा के क्लास A, फिर क्लास C बनाई, उसके साथ भी वर्चुअल पब्लिक लगा के क्लास A, और फिर क्लास D बनाई और उसको इनहेरिट किया क्लास B और क्लास C के साथ। तो चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं वर्चुअल बेस क्लास का और समझते हैं कि प्रोग्राम में वर्चुअल बेस क्लास किस तरह इस्तेमाल होती है। सबसे पहले पब्लिक लगाया, उसके बाद मैं इंट रोल नंबर करवा देता हूँ। फिर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं वाइड गेट नंबर के नाम से कोई फंक्शन बना देता हूँ। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर रोल नंबर। अब मैं चेंज करा देता हूँ रोल नंबर को। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और न्यू फंक्शन बनाता हूँ वाइड पुट नंबर के नाम से। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ रोल नंबर। अब फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया, मैं सेकंड क्लास बनाता हूँ। टेस्ट के नाम से वर्चुअल कीवर्ड, फर्स्ट क्लास का नाम, पब्लिक, इंट में करा देता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ जैसे वाइड गेट मार्क्स के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ मार्क्स। फिर मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 1। अब मैं सीन करा देता हूँ पार्ट 1।
हाँ मैं सी आउट कराता हूँ पार्ट 2। हाँ मैं सीन करा देता हूँ पार्ट 2। ये हमारा एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया। मैं एक और न्यू फंक्शन बनाता हूँ पुट मार्क्स के नाम से। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ। मार्क अपडेट मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 1। हाँ मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 2। ये अब हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड क्लास बनाएंगे। स्पोर्ट्स के नाम से मैं थर्ड क्लास बना देता हूँ। फिर पब्लिक का कीवर्ड, इसके आगे वर्चुअल का कीवर्ड, फिर फर्स्ट क्लास का नेम स्टूडेंट, इंट स्कोर करा देता हूँ। फिर फंक्शन बना देता हूँ वाइड गेट स्कोर के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ स्पोर्ट्स स्कोर। सीन करा देता हूँ स्पोर्ट्स को। ये अब फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं गेट स्कोर के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ स्पोर्ट्स स्कोर इज। स्कोर और टर्मिनेटर लगा दिया। एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया और इसके साथ सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ। रिजल्ट के नाम से अब क्लास बना लेता हूँ। अब क्लास रिजल्ट जो बना रहा हूँ इसको इनहेरिट कर दूंगा क्लास स्पोर्ट और क्लास टेस्ट के साथ। अब मैं इंट करा देता हूँ टोटल। फंक्शन बना देता हूँ वाइड डिस्प्ले के नाम से। इसमें मैं टोटल करा देता हूँ। अब मैं फंक्शन लगा देता हूँ पुट मार्क्स। पुट स्कोर के नाम से एक रहेंगे।
अब सी आउट करा देता हूँ। अब ये 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी मेन बॉडी बना रहा हूँ। इसमें मैं जो सबसे लास्ट क्लास में आई रिजल्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सारी क्लास की डेटा को एक्सेस करूंगा। अब इसके साथ OBJ ऑब्जेक्ट जो बनाया, ये गेट स्कोर हो गया। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखें रन हो गया प्रोग्राम। रोल नंबर मांग रहा है, कोई भी रोल नंबर दे दिया। मार्क्स मांग रहा है, कुछ भी इंटर कर दिए। पार्ट 2 के मार्क्स मांग रहे हैं, कुछ भी इंटर कर दूँ। स्पोर्ट्स स्कोर मांग रहा है, वो भी कोई भी दे दूँ। ये चेक करें, सारा कुछ लिखा आ गया। वर्चुअल बेस क्लास का मेन मकसद यही होता है कि वो जब 4 क्लासेस बनाते हैं, उनमें से पहली 2 क्लासेस को वर्चुअल करके फर्स्ट क्लास का नाम, और फिर जो लास्ट क्लास बनाते हैं उसको इनहेरिट कर देते हैं दूसरी और तीसरी क्लास से। और फिर लास्ट क्लास का डेटा, जैसे क्लास से रिजल्ट टोटल बनाई मैंने, लास्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके सारी क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Template in a simple and yet very powerful tool in C++. Templates are the foundation of generic programming, which involve writing code in a way that independence of any particular type. A template is a blueprint or formula for creating a generic class or a function. ये हमेशा ब्लूप्रिंट में होता है। इसकी 2 टाइप हैं, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। इस वीडियो में हम फंक्शन टेम्पलेट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास टेम्पलेट देखेंगे। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए फंक्शन टेम्पलेट और फंक्शन ओवरलोडिंग के दरमियान डिफरेंस की है। ये आप देख सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन टेम्पलेट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि फंक्शन ओवरलोडिंग से प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और फंक्शन टेम्पलेट को इस्तेमाल करने से प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले टेम्पलेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद ब्रैकेट्स और उसमें टाइप नेम टी, आप यू भी कर सकते हैं लेकिन टाइप नेम लाजमी लिखना है। और नेक्स्ट लाइन पे जो भी आपने टाइप नेम दी होगी, TUV जो भी आपने दी है वो लिख के उसके आगे कोई भी फंक्शन बनाना है। मैंने ऐड का लगाया है, आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। और फिर जो टाइप नेम दी होगी यानी टी, उसको x के इक्वल कर लो, फिर t को y के इक्वल कर लो। उसके बाद मैन बॉडी में आते हैं इंट मैन। उसकी बॉडी में सबसे पहले फंक्शन का नेम ऐड, उसके बाद डेटा टाइप बतानी है इंटीजर, और फिर उसकी वैल्यू असाइन करनी है 3 और 7 कर दी। उसके बाद फिर फंक्शन का नेम ऐड, और उसके बाद इंटीजर टाइप बतानी है फ्लोट। फ्लोट की वैल्यू हमने असाइन कर दी 3.3 और 7.5। इसके निचली लाइन पे फिर ऐड का फंक्शन लगा के इंटीजर टाइप डबल लगा के उसके बाद डबल की वैल्यू साइन कर देनी। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम में फंक्शन टेम्पलेट को इस्तेमाल करने से क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स और इसमें हम टाइप नेम, और नेक्स्ट लाइन पे टी टाइप नेम जो है उसके आगे फंक्शन ऐड का, और इसके अंदर टाइप नेम टी, इसके साथ x कर देते हैं, फिर t के साथ y कर देते हैं, और इसकी बॉडी में रिटर्न कर देते हैं x प्लस y। और अब इसकी मेन बॉडी बनाते हैं और इसमें हम सी आउट करा देते हैं, एडिशन कर देते हैं 2 नंबर की। इसमें एडिशन ऑफ 2 एंड
4 की कर देते हैं। उसके बाद अब फंक्शन का नेम लिखते हैं ऐड फंक्शन का नेम, और इसके बाद टाइप बता देते हैं, इंटीजर टाइप इंट दे देते हैं, और अब इसकी वैल्यू साइन कर देते हैं, 2 और 4 कर देते हैं। इसके बाद फिर सी आउट कराते हैं, एडिशन ऑफ 2 फ्लोट वेरिएबल, इसकी वैल्यू का देते हैं 3.4 एंड 5.9। इसके आगे फिर फंक्शन लगा देते हैं ऐड, और उसके आगे ब्रैकेट्स में इंटीजर टाइप फ्लोट। अब फ्लोट की वैल्यू साइन कर देते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू दे देते हैं 3.4 f, उसके साथ इसकी दे देते हैं 5.9। अब नेक्स्ट लाइन पे फिर सी आउट कराना है, एडिशन करा देते हैं ऑफ 2 डबल वेरिएबल। डबल वेरिएबल में इसकी वैल्यू 3.455 एंड 4.32 कर देते। अब इसके साथ ऐड का फंक्शन, और फिर कोई भी टाइप दे देते हैं डबल टाइप, और उसके साथ इंटीजर टाइप डबल, और आप डबल की वैल्यू साइन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 लाइनों के कोड में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अगर इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू करेंगे तो प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा। तो प्रोग्राम की लेंथ कम करने के लिए हमने टेम्पलेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। एडिशन ऑफ 2 नंबर, जो भी हमने उसकी वैल्यू दी एज इट इज उसने प्रिंट कर दी। Sometimes you need a class implementation that is same for all classes. Only the data type used are different. इसका मतलब ये है कि एक क्लास को इस्तेमाल करते हुए जब हम मुख्तलिफ डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं तब क्लास टेम्पलेट को हम इस्तेमाल करते हैं। Normally you would need to create a different class of each data type or create different member variable and function within a single class. या तो हम इसके लिए डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं या मेंबर वेरिएबल डिफरेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम क्लास टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे तो एक ही क्लास बना के उसके अंदर ये हम सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इन क्लास टेम्पलेट वी राइट अ क्लास दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। एक क्लास और इसके अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद डेटा टाइप इंट फ्लोट जो भी दें, उसके बाद क्लास का नेम फिर ऑब्जेक्ट। ये एक सिंटैक्स हो गया। इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम क्लास टेम्पलेट का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद क्लास और इसके आगे टी यू जो भी आप देना चाहते हैं दे दें। फिर क्लास के नेम, मैंने नंबर दे दिया। अब एक्सेस स्पेसिफायर लगा लें प्राइवेट। टी का कीवर्ड यूज़ करके उसके आगे हम नंबर दे देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जब भी हम प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर पब्लिक भी करते हैं, तभी जाके प्रोग्राम रन होता है। तो अब हम पब्लिक करेंगे। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं और फिर हम नम उसके बाद हम टी लिखेंगे और साथ फंक्शन बनाएंगे। गेट नम के नाम से फंक्शन बना देते हैं और उसकी बॉडी में रिटर्न नम कर देते हैं। इसके साथ हमारी क्लास एंड होगी। अब हम मेन बॉडी बनाते हैं और इसमें सबसे पहले जो हमने सिंटैक्स में देखा था, क्लास का नेम नंबर के नाम से क्लास बनाई थी। उसके बाद डेटा टाइप कोई भी इंट कर देते हैं और उसके साथ क्लास का नेम और डेटा टाइप। इसके बाद क्लास का नेम नंबर, फिर साथ डेटा टाइप इंट, और अब इसको कोई वैल्यू साइन कर देते हैं
7 कर दी। इसके बाद फिर क्लास का नेम नंबर, फिर डेटा टाइप डबल कर दें, फिर डेटा टाइप डबल, फिर क्लास के नेम नंबर, फिर डेटा टाइप, और अभी इसको कोई वैल्यू साइन कर देते हैं। अब ये तो हमने इसको वैल्यू साइन कर दी, अब हमने सी आउट कराना है कुछ। अब हम इसको सी आउट करा देते हैं। वैल्यू साइन करने के बाद अब सी आउट करा देते हैं इनको। और इसमें सबसे पहले क्लास का नेम नंबर, फिर डेटा टाइप डॉट गेट नंब के नाम से जो फंक्शन बनाया था वो, और एंड एल। इसके बाद मैं सी आउट करा देता हूँ डबल, और फिर क्लास का नेम, इसके साथ डेटा टाइप डॉट गेट नेम के नाम से जो फंक्शन बनाया था, उसके बाद फिर एंडर, इसके बाद रिटर्न 0। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं विदाउट एरर प्रोग्राम रन हो गया। एज इट इज़ जो हमने सी आउट कराया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसके साथ ही हमारा टेम्पलेट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। The array of type class contain the object of the class as individual element. Thus, an array of class type is also known as array of object. Array of class को array of object भी कहते हैं। An array of object is declared as the same way as array of any built-in data type. ये ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे कोई भी बिल्ट इन डेटा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह array of object भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स में आ गया क्लास का नेम, फिर एरे का नेम, फिर एरे का साइज, और फिर टर्मिनेटर। तो ये मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे नाम से जाहिर है कि एरे ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, और ऑब्जेक्ट हम हमेशा मैन बॉडी में बनाते हैं। तो इसीलिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैन बॉडी में इस्तेमाल होगा, क्लास में इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल बनाई, फिर क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, फिर प्राइवेट के नाम से एक्सेस स्पेसिफायर बनाया। आप पब्लिक भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इंट रोल नंबर करवाया, उसके साथ फिर मैंने फ्लोट परसेंटेज करवा दी। आप कुछ भी डेटा सेव करा सकते हैं। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। पब्लिक मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे तो पब्लिक उसके साथ लाजमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह रन नहीं होगा प्रोग्राम। अगर आप प्राइवेट की जगह डायरेक्ट पब्लिक लगा दें तो फिर प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। उसके बाद मैंने वाइड एक्सेप्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने कुछ डेटा सेव करा दिया, जैसे इंटर द रोल नंबर। उसके बाद मैंने सी इन रोल नंबर करा दिया। इसके साथ मैंने सी आउट करा दिया इंटर परसेंटेज, और इसी के साथ मैंने सीन करा दिया परसेंटेज। आप कुछ भी डेटा इसमें सेव करवा सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको इस तरह कर। उसके साथ मैंने एक और फंक्शन बनाया वाइड डिस्प्ले के नाम से, और उसमें मैं क्या सेव करा रहा हूँ, जो ऊपर मैंने डिटेल दी थी उसमें मैंने सी आउट कराया स्टूडेंट डिटेल। उसके साथ मैं सी आउट करा रहा हूँ रोल नंबर। रोल नंबर के बाद मैंने सी आउट कराया परसेंटेज। एंड एल इसलिए साथ लगा रहा हूँ क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। इसके बाद ये करली ब्रैकेट लगा के बॉडी वाइड डिस्प्ले की क्लोज कर दी। इसके साथ करली ब्रैकेट लगा के इसके साथ टर्मिनेटर लगा दिया और एक क्लास भी कंप्लीट होगी। अब हम इसकी मैन बॉडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इंट मैन लगाया,
उसके बाद मैंने क्लास जो स्टूडेंट बनाई थी, क्लास का नाम लिखा स्टूडेंट, फिर मैं एस के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैंने एस के नाम से बनाया और उसके साथ मैंने ब्रैकेट्स में 5 दे दिया, कोई भी साइज़ आप दे सकते हैं 1 2 3 जो भी आप देना चाहें, 5 मैंने साइज़ दे दिया। इसके बाद मैंने इंट कराया आई, कोई भी इंटीजर टाइप का डेटा मैंने सेव कराया और फिर फार का लूप लगाया, फार का लूप लगाया, उसमें मैंने सेव कराया आई की वैल्यू इक्वल है 0 की, और जब तक आई की वैल्यू छोटी है 5 से आई की वैल्यू में 1 का इजाफा करता है जा। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई और इसकी बॉडी में मैंने ऑब्जेक्ट जो था एस, उसके अंदर आई लिखा क्योंकि आई की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होती जाएगी, और उसके साथ मैंने डॉट लगा के एक्सेप्ट का फंक्शन लगा दी। इससे क्या होगा कि एक्सेप्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो एज, इससे क्या होगा कि एक्सेप्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैंने सी आउट लगाया रोल नंबर और इसके आगे मैंने \t लगाया। \t का मकसद ये होता है कि एक टैब की स्पेस यानी 8 कैरेक्टर की स्पेस, और इसके साथ मैंने % लगाया और \n का मतलब ये है कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। आप \n या एंड एल लगा सकते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद मैंने अगेन फार लूप लगाया और इसमें मैंने डिक्लेयर कराया आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू जब तक छोटी है 5 से आई की वैल्यू में 1 का इजाफा करता चला जाए, और फिर इसका मैन और फिर फंक्शन की बॉडी बना, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट एस और इसके अंदर आई डॉट डिस्प्ले, आई मैंने आपको बताया भी था कि इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी। डॉट डिस्प्ले इसलिए लगाया कि जो डिस्प्ले की बॉडी है वो डिस्प्ले होगी। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम रन किया। सबसे पहले इंटर रोल नंबर मांग रहा है 6 पुट कर दिया, % मांग रहा है 50 पुट की, उसके बाद रोल नंबर 8 पुट कर दिया, %, फिर रोल नंबर, फिर %, फिर रोल नंबर, फिर % मांग रहा है, फिर रोल नंबर मांग रहा है, फिर %। ये मैंने आई की वैल्यू 5 की थी, इसलिए ये 5 बार इसने इंटर रोल नंबर और % ये मिला के 1 बार हो गया। फिर इसने रोल नंबर % 2 बार, रोल नंबर % 3 बार, करते करते 5 बार उसने मुझसे मांगी, मैंने इंटर की, एंड पे उसने डिस्प्ले करा दी, उसके साथ उसने 5 बार ही डिस्प्ले करा दी रोल नंबर और %। What are pointer? In C++, pointer refer to a variable that hold the address of another variable. बेसिकली पॉइंटर का जो मेन मकसद है वो वैल्यू होल्ड करता है किसी दूसरे वेरिएबल की। लाइक रेगुलर वेरिएबल पॉइंटर हैव अ डेटा टाइप। पॉइंटर एक डेटा टाइप की तरह होता है, जैसे इंट, फ्लोट इस तरह के डेटा टाइप है, इसी तरह पॉइंटर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इसका मतलब यह है कि जिस तरह इंटीजर टाइप का डेटा सेव होता है प्रोग्राम में, इसी तरह पॉइंटर इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करते हैं। अ पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर टाइप। ये कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को भी होल्ड कर सकते। पॉइंटर का मेन मकसद जो मेन मकसद है वो किसी भी एड्रेस की वैल्यू को होल्ड करना है, मतलब कि इंटीजर टाइप की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी पॉइंटर की। तो ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने देखें हेडर फाइल बनाई है, उसके बाद मैंने इंट वैर यानी वेरिएबल कराया, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दी 5। उसके बाद इंट मल्टीप्लाई का साइन और पॉइंटर वैर। मल्टीप्लाई का साइन डाल के आप कुछ भी लिखेंगे तो वो पॉइंटर होगा, मल्टीप्लाई का साइन डाल के आप सिंपल p भी लिख देंगे तो वो पॉइंटर बन जाएगा। तो ये सबसे पहले इंट वेरिएबल डिक्लेयर कराया, उसके बाद मैंने इंट पॉइंटर वैर यानी पॉइंटर का नाम डिक्लेयर कराया, उसके बाद मैंने वैर का एड्रेस स्टोर कराया, उसके बाद मैंने पॉइंटर वैर जो ऊपर पॉइंटर बनाया था पॉइंटर वैर, तो उस पॉइंटर का नाम है ना, पॉइंटर वैर इक्वल कर दिया, एंड का साइन डाल के वैर के इक्वल कर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसके एड्रेस की वैल्यू होल्ड करेगा। उसके बाद मैंने प्रिंट वैर यानी वेरिएबल कराया, सी आउट मैंने वेरिएबल इक्वल कर दिया वैर यानी वेरिएबल, एंड एल कर दिया।
उसके बाद मैंने प्रिंट पॉइंटर, ऊपर मैंने वेरिएबल जो कराया था वो मैंने सी आउट कराया, नीचे मैं अब पॉइंटर करा दूंगा। सी आउट मैंने कराया पॉइंटर और उसके भी आगे ब्रैकेट क्लोज करके फिर पॉइंटर और एंड एल लगा दिया। अब मैं क्या किया, सी आउट कराया चेंजिंग वैल्यू ऑफ वैर टू 7, वेरिएबल की वैल्यू मैंने 7 कर दी, एंड एल लगा दिया। उसके बाद मैंने चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल 7 की, वेरिएबल की वैल्यू मैंने पुट कर दी 7 और अब मैंने सी आउट करा दिया वेरिएबल, पॉइंटर को मैंने सी आउट नहीं कराया, मैंने वेरिएबल सी आउट करा दिया। इसके बाद मैंने पॉइंटर प्रिंट कराया, सी आउट करा दिया पॉइंटर। अब मैंने पॉइंटर की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू दी है, पॉइंटर की अभी तक वैल्यू नहीं दी। इसके बाद मैंने फिर सी आउट कराया चेंजिंग वैल्यू ऑफ पॉइंटर टू 16। इस बार मैंने पॉइंटर की वैल्यू दी 16, वेरिएबल की वैल्यू नहीं मैंने दी। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 16, फिर मैंने क्या किया, जो पॉइंटर था पॉइंटर वैर, इसको इक्वल कर दिया 16 के इक्वल किया। फिर मैंने प्रिंट कर दिया वेरिएबल वैर यानी। इसके बाद मैंने सी आउट कराया पॉइंटर वैर, फिर मैंने ब्रैकेट्स लगाई, फिर पॉइंटर वैर एंड एल करा दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करने के बाद ये प्रोग्राम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रोग्राम को रन किया। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू मैंने दी 5, तो पॉइंटर की वैल्यू भी 5 होगी। चेंज करके मैंने वेरिएबल की वैल्यू 7 की और साथ आप देख सकते हैं पॉइंटर की वैल्यू भी 7 होगी। मतलब जो चेंज मैं वेरिएबल की वैल्यू में कर रहा हूँ वही चेंज पॉइंटर की वैल्यू में आ रहा है। पॉइंटर की अपनी वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए अब मैंने नीचे चेंजिंग वैल्यू ऑफ पॉइंटर की चेंजिंग वैल्यू ऑफ पॉइंटर टू 16, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखी। नीचे मैंने वेरिएबल की वैल्यू 16 कर दी, तो पॉइंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 16 होगी। जैसा कि डेफिनेशन में आपने देखा था कि इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है उसकी वैल्यू होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर का मेन मकसद क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप के डेटा की वैल्यू को होल्ड करता है। मतलब जो भी इंटीजर टाइप का डेटा की वैल्यू होगी वो पॉइंटर की वैल्यू होगी।